चलिए देखिए, खेती का विकास। आपको पता होगा कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। ये कृषि प्रधान देश भारत अभी ही नहीं हुआ है कि वर्तमान समय में जब हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग जब दुनिया में जी रहे हैं, उस समय बताएंगे कि नहीं भारत कृषि प्रधान देश है। ऐसा नहीं है, सदियों से भारत कृषि प्रधान देश ही रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत किसान द्वारा खेती ही रहा है। तो इस खेती में किस प्रकार से बदलाव हो रहा है, किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। अब देखिए, मौर्योत्तर काल में लोहा का भरपूर मात्रा में प्रयोग हो रहा था। वर्तमान समय में भी जो खेती हो रहा है, तो आप देखेंगे आपके बुक में प्रश्न भी पूछा गया है कि अपने अध्यापक या अध्यापिका जी से आप इस बात पे विचार करें कि वर्तमान में किस किस प्रकार का औजार का प्रयोग खेती में किया जाता है। तो इस चीज को तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि प्राचीन काल में खेती किस प्रकार से विकास कर रहा था। तो चलिए देखते हैं कि खेती सबसे पहले खेती किस प्रकार से होता था। तो जब लोहा की खोज नहीं हुई थी तो उस समय जुताई नहीं किया जाता था, ये सब चीज तो हम लोग जानते हैं। अब देखिए, मौर्योत्तर काल में तो आपको पता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही लोहा का खोज हो चुका था, जब महाजनपद काल था उसी समय में। तो इस समय तक आते आते लोहा से कई प्रकार का औजार भी बनाए जाने लगा। जैसे आप हसुआ, फाल, ये सब देखेंगे, जुताई करने के लिए हल बैल का प्रयोग, तो ये सब चीज होने लगा। इससे क्या हुआ, खेती में उत्पादन काफी अच्छा होने लगा। और एक नई तकनीक का मौर्योत्तर काल में प्रयोग होता है, अधिरोपण विधि। अधिरोपण विधि, ये विधि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे हम लोग सभी अवगत हैं, लेकिन बस नाम से अवगत नहीं है। लेकिन गांव में हर धान की खेती में हम लोग देखते हैं इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अधिरोपण विधि का कुछ बड़ा बात नहीं है, यही है कि बिया जो होता है उसको बॉग कर देना है और उससे बीज तैयार कर लेना है। फिर बीज जब रोपने वाला हो जाएगा तो फिर उखाड़ करके उस बिया को फिर हम लोग जो धान का खेती में रोपते हैं उसी को कहते हैं अधिरोपण विधि। मतलब दाना जो होता है, धान का दाना, उस दाना को बॉग करते हैं एक जगह घनी संख्या में, और उसको उखाड़ करके फिर एक एक धान को अलग अलग करके जो रोपते हैं, खेत में रोपनी जो करते हैं, तो एक बार बॉग के बिया, फिर उसको उखाड़े और फिर से जो रोपे, तो इसी को अधिरोपण विधि कहा जाता है। जैसे कि आप बैगन को भी अधिरोपण करते हैं, आप फूल का पौधा लगाना है उसका भी अधिरोपण करते हैं। तो कुछ ऐसा फसल होता है जिसमें हम लोग अधिरोपण विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। तो इस अधिरोपण विधि का नया प्रयोग किया गया था मौर्योत्तर काल में ही, जो अभी भी हम लोग खेती में धान की खेती करने के लिए इसी अधिरोपण विधि का प्रयोग करते हैं। तो समझ गए अधिरोपण विधि का प्रयोग कब से शुरू हुआ, मौर्योत्तर काल से। तो पहला महत्वपूर्ण काम था कि लोहा से बना हुआ अनेक प्रकार का औजार खेती विकास के लिए। दूसरा, नए तकनीक का प्रयोग करके, मतलब टेक्निक सब का प्रयोग, जैसे खेती करने के लिए अधिरोपण विधि का खोज हुआ। इससे जो बगुआ धान होता है, बॉग करने वाला धान, उससे ज्यादा उत्पादन होने लगा, इसी को अधिरोपण विधि करने लगे। तो इस विधि सब का खोज होने लगा, इससे उत्पादन में वृद्धि हुआ। अब देखिए और क्या होता है, सिंचाई। फसल के लिए या खेती करने के लिए प्रमुख बात क्या होता है, सिंचाई का उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। भारत में आप एक चीज अभी भी देखते होंगे, जब भारत ये लगभग 185 ईस्वी पूर्व की घटना से हम लोग बात कर रहे हैं, 300 ईस्वी तक की बात कर रहे हैं। उस समय, जब आज के समय में जब हम लोग खेती करते हैं, तो भी हम लोग किस पे निर्भर हैं, तो मानसून पे।
हम लोग अभी भी बारिश का इंतजार करते हैं, तब हम लोग खेती का शुरुआत करते हैं कि धान रोपे या ना रोपे, इस बार कितना पटवन हमको अपने तरफ से देना पड़ेगा, या फिर समय पे बारिश होगी तो सही से हम लोग उपजा पाएंगे। तो अभी भी हम लोग जब सिंचाई के लिए मानसून पे निर्भर है, तो उस समय तो स्वाभाविक था सिंचाई के लिए मानसून पे निर्भर रहना, तो उस समय के लोग भी सिंचाई मानसून के भरोसे ही करते थे, और इस कारण उत्पादन किसी बार अच्छा होता था, किसी बार अच्छा नहीं होता था। लेकिन कुछ सिंचाई का आज भी व्यवस्था है जो कि पहले से डेवलप है, और पहले भी सिंचाई का व्यवस्था था। तो हम लोग देखेंगे कि पहले क्या क्या प्रकार का व्यवस्था था, उसको थोड़ा हम लोग जानेंगे, क्योंकि कभी उससे सवाल पूछता है। तो आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में एक घंटी यंत्र था। घंटी यंत्र, ये पटवन के लिए रेहट के नाम से जानते होंगे, पटवन के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, घंटी यंत्र का, जिसको रेहट के नाम से भी जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार का एक अलग टाइप का आविष्कार हुआ था। लेकिन साथ में अभी भी है तालाब, नहर, झील, जो प्राकृतिक स्रोत सब है, कुआं, ये सब अभी भी है पानी का स्रोत, इससे भी पटवन किया जाता था, पहले भी किया जाता था। और ये घंटी यंत्र शुरू कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, एक नया प्रकार का यंत्र। उसी तरह से सिंचाई के लिए ये सारी व्यवस्था जो थी वो सब मौर्योत्तर काल में भी बनी रही। बस इसमें हुआ क्या, कुछ कृत्रिम जो झील सब था उसका निर्माण राजाओं के द्वारा किया गया था मौर्य काल में ही, उसी का फिर से जीर्णोद्धार मतलब मरम्मत किया गया मौर्योत्तर काल में। तो उस चीज को हम लोग जानेंगे, उससे सवाल भी बार बार पूछता है। सिंचाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील, ये झील आपको गुजरात में था। सुदर्शन झील कहाँ पे था? गुजरात में था। और इसको बनाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। पूछता है कि सुदर्शन झील किसके द्वारा बनाया गया था? तो सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। और अब ये महत्वपूर्ण मौर्योत्तर काल में क्यों है? तो मौर्योत्तर काल में हुआ ये कि ये खत्म हो गया था, या ये मरणासन की अवस्था में चला गया था। ये उतना पानी स्टोर करके नहीं रख पाता था जितना वहां पे डिमांड था। तो 400 वर्ष बाद, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बनाने के 400 वर्ष बाद इस सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था रुद्रदामन। रुद्रदामन नाम के एक शासक थे, जो शक, जो हम लोग विदेशी का पढ़े हैं कि कौन कौन विदेशी भारत आए थे, उसमें से एक शक विदेशी जो आए थे, उसी का एक राजा था रुद्रदामन। और वही रुद्रदामन इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। मरम्मत मतलब पुनर्निर्माण मतलब मरम्मत, मतलब जो पहले एक बार निर्माण हो चुका था उसी का फिर से निर्माण कराया, मतलब मरम्मत कराया। तो मरम्मत कराने वाले व्यक्ति कौन थे? पहला मरम्मत कराने वाले व्यक्ति थे वो थे रुद्रदामन। और जिसकी जानकारी किस चीज से मिलती है? तो जूनागढ़, जो कि गुजरात में ही है। तो जूनागढ़ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो रुद्रदामन का अभिलेख कहा जाता है। उसी रुद्रदामन के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सुदर्शन झील का पहली बार मरम्मत रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। तो रुद्रदामन शासक का नाम है जिसने सुदर्शन झील, गुजरात का, मतलब उस समय गुजरात को सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। तो उस सुदर्शन झील का पहली बार मरम्मत किसने करवाया? तो रुद्रदामन ने करवाया। फिर इसी सुदर्शन झील को जब 300 वर्ष, इसके 300 वर्ष बाद फिर से ये डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब फिर से ये बर्बाद हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। और इसको फिर से मरम्मत कराया स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये
गुप्त वंश का शासक है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अस्कंद गुप्त इस सुदर्शन झील को दूसरी बार मरम्मत करवाया। तो इस सुदर्शन झील से जुड़ा हुआ 3 व्यक्ति है। पहला बनाने वाला है चंद्रगुप्त मौर्य। पहला बनाने वाला व्यक्ति कौन है इस सुदर्शन झील को? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका पहला मरम्मत कराने वाला व्यक्ति रुद्रदामन, और इसका दूसरा मरम्मत कराने वाला व्यक्ति अस्कंदगुप्त। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जीवन प्रयत्न काम देगा। जब तक आप कंपटीशन का भी तैयारी करते रहिएगा, उसमें भी ये सब सवाल पूछता है। आप 6 क्लास ही अगर अच्छे से पढ़ाई करने लगेंगे तो लाइफ के अंतिम चोटी तक, जब तक आपका पढ़ाई का आवश्यकता है आपको, या फिर किसी भी प्रकार के ज्ञान में, पढ़ाई हमेशा काम देता है, तो वो आपको साथ देते रहेगा। आपको इस चैप्टर में कई ऐसे सवाल दिख जाएंगे जो लोग कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे भी उसका अध्ययन करते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करने वाले बच्चे 6 से लेकर सबसे पहले 10th तक की बुक को, सोशल साइंस की बुक को पढ़े, तभी आगे उसको समझ में आएगा। इसलिए अच्छे से अभी से पढ़िए। चलिए देखिए, सुदर्शन झील स्पष्ट हो गया। ये सिंचाई से जुड़ा हुआ मुद्दा था, क्योंकि सिंचाई में झील का आवश्यकता है, इसलिए सुदर्शन झील को यहाँ पे बताया है आपको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि खेती का विकास जो हुआ, तो इससे क्या क्या फायदा हुआ।